एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी, नॉरसेट 8 एंड आपकी जो सीआरई ईएसआईसी के एग्जाम की प्रिपरेशन। ठीक है, सो जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ करवा रही हूँ। 2260 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 2261 क्वेश्चन आज मैं करने जा रही हूँ। फुल डिटेल में क्वेश्चन हो रहे हैं, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी के 3 मंथ्स का बैच, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है, फीस रहेगी 1299, और थ्योरी बैच उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक क्लियर करना है, फीस रहेगी 2199। दोनों ही बैचेस में नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों ही सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, विद एमसीक्यूज, विद टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इंक्लूडेड। ठीक है, सेकंड है मेरे पास नॉरसेट 8 के लिए बैच, जो कि 80 डेज का नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग का बैच है, जिसकी फीस है ओनली 1999, जिसमें हम बेसिक से सारी चीज़ें करने वाले हैं नॉरसेट प्री एंड मेंस के लिए। सीआरई एम्स के लिए जो बैच है 30 डेज का बैच है, फीस है 999। ठीक है, कोई भी बैच आप ज्वाइन करते हैं, आपको ज्वाइन करना है, आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। सो चलो हम चलते हैं पहले ही क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद अ माइस्थेनिया ग्रेविस विच सिम्टम्स रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन। तो अगर कोई पेशेंट है जिसको माइस्थेनिया ग्रेविस है, तो कौन सी सिम्टम इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करता है? माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है बच्चे? इट इज अ न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, जिसमें क्या होता है, एसिटाइल कॉलिन जो है वो कम हो जाते हैं। सबसे पहले तो एसिटाइल कॉलिन कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और इसी के नीचे मैंने बना दी है आपकी ये मसल है। ठीक है, सो मैं लिख देती हूँ, ये है आपकी नर्व्स और ये है आपकी मसल। ठीक है, सो इनके बीच का न्यूरोमायो जंक्शन जो है, क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूरोमायो जंक्शन जो है वो वीक हो जाता है। ठीक है, सो जो इसमें एसिटाइल कॉलिन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो कि नर्व को मसल के साथ कनेक्ट करा रहे हैं। जब वो नर्व को मसल के साथ कनेक्ट करा रहे होते हैं ना, तो कंडक्शन नहीं हो पाती जब एसिटाइल कॉलिन्स कम हो जाते हैं। मतलब नर्व इन मसल्स के बीच का कंडक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अगर नर्व्स उनको सप्लाई नहीं करेंगी, ठीक है ना, जो हमारी ये नर्व्स है ना, अगर ये मसल्स को सप्लाई नहीं करेंगी, ब्लड सप्लाई नहीं करेंगी, सेंसेशंस प्रोवाइड नहीं करेंगी, तो ऑब्वियसली जो मसल है वो काम नहीं कर पाएगी। मसल क्या हो जाएगी? बिल्कुल ही वीक हो जाएगी। सो माइस्थेनिया ग्रेविस आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो इसका कौन सा सिम्टम है जो कि इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करता है? ऑप्शन है डिप्लोपिया, पिटोसिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फिर मसल वीकनेस आफ्टर एक्टिविटी। सो देखो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तो इट मींस पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उसका प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी मसल है ना वो वीक हो गई है, जिसकी वजह से पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। तो ये जो आपका सिम्टम है इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करता है। Next, the nurse is assessing a client with a history of deep vein thrombosis who suddenly developed chest pain and dyspnea. What is a priority nursing action? So, अगर एक पेशेंट है, ठीक है, जो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाला है, उसे सडनली चेस्ट पेन हो रही है और सांस लेने में डिफिकल्टी आ रही है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? सो सडनली अगर पेशेंट को चेस्ट पेन एंड डिस्पनिया हो रहा है, मतलब कि जो थ्रोम्बस है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? हमारा एम्बियोलाई में। ठीक है, तो उसके लिए अब आप क्या करोगे? एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर, ऑब्टेन ECG, एलिवेट लेग एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑब्वियसली नोटिफाई द प्रोवाइडर। तो ऑब्वियसली अगर किसी को एम्बोलाई हो गया है तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को और नोटिफाई करते हैं प्रोवाइडर को, प्लस उसको पोजीशन भी दे देते हैं हम, जो उसकी लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है। नेक्स्ट, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद अ सेप्टिक शॉक, विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। तो एक पेशेंट है जिसको सेप्टिक शॉक है, इसमें से कौन सी फाइंडिंग मोस्ट कंसर्निंग है? ब्लड प्रेशर 85/50 mm ऑफ HV, fluid resuscitation, fever of 102, heart rate of 120, यूरिन आउटपुट ऑफ 40 ml। सो ऑब्वियसली ये क्या है? एक्सेसिव हाइपोटेंशन आपको देखने को मिल रही है, और जब ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड वेसल्स में कम हो जाता है तो ये क्या शो करता है कि पेशेंट को शॉक हो गया है। ठीक है, सो ये कंसर्निंग है और पेशेंट सेप्टिक शॉक की तरफ जा रहा है, और इसके लिए आपको फटाफट से इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, क्लाइंट इज रिसीविंग हेपरिन फॉर डीवीटी, हेपरिन चल रही है क्लाइंट को डीवीटी के लिए, विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन। तो हेपरिन क्या है बच्चे? एंटीकोगुलेंट है। आप डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट को दे रहे हो, कौन सी असेसमेंट इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है?
APTT 80 सेकेंड्स का है, प्लेटलेट काउंट 90,000 है, ब्रूइशिंग एट इंजेक्शन साइट है, हीमोग्लोबिन 30 ग्राम्स पर DL है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि जो हमारा प्लेटलेट काउंट है वो बहुत कम दिख रहा है, और ये चीज क्या दिखा रही है हमें कि पेशेंट को हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हेपरिन की वजह से पेशेंट को अंदर ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ब्लड थिनिंग हो रही है, प्लेटलेट काउंट कम हो रहे हैं, सो इट इज अ हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। Next, a client with a spinal cord injury T4 suddenly develops severe hypertension, tachycardia, pounding headache. What is our priority nursing action? So T4 पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, उसे एकदम से हाइपरटेंशन हो रही है, ब्रेडिकार्डिया है और पाउंडिंग हेडेक हो रहा है, तो प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? तो ये तो देखो सबसे पहले क्या दिखा रहा है, पहले भी आपको ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। क्या करवा रहा है? ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया ये चीज करवा रही है। तो प्रायोरिटी एक्शन अब आप क्या करोगे? एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, प्लेस द क्लाइंट इन हाई फाउलर्स पोजीशन, चेक द ब्लैडर डिस्टेंशन, नोटिफाई द प्राइमरी प्रोवाइडर हेल्थ। सो सबसे पहले ना आप पेशेंट को अगर ये हो रहा होता है ना सीवियर हाइपरटेंशन और पाउंडिंग हेडेक, तो जब तक आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में चले जाएगा। सो इसीलिए हम उसे हाई फाउलर पोजीशन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना हाइपरटेंशन को कम करेगी, ठीक है, ब्लड फ्लो को और वीनस रिटर्न को इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से पेशेंट को जो पाउंडिंग हेडेक हो रहा है और सीवियर हाइपरटेंशन हो रही है उसमें रिलीज होगा। उसके बाद आप डॉक्टर के पास चले जाओ नोटिफाई करने। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट क्रॉनिक किडनी डिसीज, विच डाइटरी इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो अगर आप एक क्लाइंट की केयर कर रहे हो, उसे CKD है, डाइटरी इंस्ट्रक्शंस कौन सी इसके लिए अप्रोप्रिएट रहेंगी? इंक्रीज पोटाशियम, इंक्रीज प्रोटीन, रिस्ट्रिक्ट सोडियम पोटाशियम फॉस्फोरस, इनकरेज अ हाई फ्लूइड डाइट। सो ऑब्वियसली हम पेशेंट को सोडियम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। CKD में क्या होता है? फ्लूइड का रिटेंशन होता है बॉडी में, ठीक है, फ्लूइड जो है बॉडी के बाहर आता नहीं है क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है, तो फ्लूइड अंदर ही रह रहा है। तो ऑब्वियसली आप उसको हाई फ्लूइड तो दोगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में फ्लूइड है। पोटाशियम आप दोगे नहीं क्योंकि बॉडी से यूरिन बन के पोटाशियम निकल ही नहीं रहा है, तो अंदर पोटाशियम इंक्रीज रहता है। प्रोटीन भी आपने नहीं देना, क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है ऑलरेडी बॉडी में क्या कॉज कर रहा है? बहुत सी प्रॉब्लम्स कॉज करता है, ठीक है, अमाइनो एसिड्स इंक्रीज हो जाते हैं बॉडी में, अमोनिया इंक्रीज हो जाता है, यूरिया इंक्रीज हो जाता है। सो आप सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करते हो, पोटाशियम को रिस्ट्रिक्ट करते हो और फॉस्फोरस को। नेक्स्ट है क्लाइंट विद द डायबिटिक मेलाइटस इज एडमिटेड विद कंफ्यूजन, ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 32 mg/dl। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? डायबिटिक मेलाइटस वाला क्लाइंट है, कंफ्यूजन हो रही है, ब्लड ग्लूकोज लेवल 32 है, प्रायोरिटी क्या करोगे एक्शन में? IV डेक्सट्रोस लगा दोगे, सबक्यूटेनियस इंसुलिन दोगे, ऑफर हाई प्रोटीन मिल, एनकरेज द क्लाइंट टू ड्रिंक फ्लूइड। तो देखो यहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिक है, तो उसे डेक्सट्रोस दे दो। क्यों? क्योंकि डेक्सट्रोस में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, जो कि पेशेंट का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा इंस्टेंटली, ठीक है। नेक्स्ट है द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट विद द सिरोसिस एंड नोटिसेस इंक्रीज कंफ्यूजन, व्हाट लैब वैल्यू इज मोस्ट कंसर्निंग? पेशेंट को लिवर सिरोसिस है, अभी एकदम से पेशेंट को कंफ्यूजन इंक्रीज हो गई है, तो कौन सी वैल्यू मोस्ट कंसर्निंग रहेगी? AST 50 है, ALT 45 है, बिल्कुल नॉर्मल है, अमोनिया 95 है, एल्ब्यूमिन 3.5 है, तो इट्स अ अमोनिया। अमोनिया भाई क्यों? क्योंकि जब लीवर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट ही नहीं करता और यूरिया बॉडी से निकल जाता है, ठीक है ना, और यूरिया बॉडी से नहीं निकलता। तो जब अमोनिया से यूरिया बन ही नहीं रहा तो अमोनिया बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में अमोनिया जो है ब्रेन में पहुंच के ब्रेन में कंफ्यूजन, ब्रेन के सेल्स को खराब करके हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी करता है और पेशेंट को कंफ्यूजन और अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज, प्रेजेंट विद मसल वीकनेस, थिन स्किन, राउंड फेस, व्हाट कंडीशन डज द नर्स सस्पेक्ट? तो लॉन्ग टर्म से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की हिस्ट्री है पेशेंट की, पेशेंट को मसल वीकनेस हो रही है, उसकी स्किन बहुत थिन हो गई है और फेस उसका राउंड हो गया है। क्या कंडीशन हुई है? एडिसन्स डिसीज, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्रोमेगैली। सो इट्स अ कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? कॉर्टिजोल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर पेशेंट बहुत लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है तो उसकी बॉडी में कॉर्टिजोल इंक्रीज हो गया होगा, जिसकी वजह से उसे ये देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद द पेरिकार्डाइटिस व्हिच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो पेरिकार्डियम मसल का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हुई है, कौन सी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड करती है फाइंडिंग?
इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन ऑल लीड्स, पल्सेस, पैराडॉक्सिस, चेस्ट पेन रिलीव्ड बाय सिटिंग फॉरवर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उस पर चल पड़ते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन है पेशेंट को, वारफरिन चल रही है, क्या वैल्यू इंडिकेट करेगी? बिल्कुल इफेक्टिव है, वारफरिन अपना काम कर रही है। तो INR 2.5, नॉर्मल होता है 2 to 3, तो ऑब्वियसली ये 2.5 है विच इज नॉर्मल, और ये शो कर रहा है कि वारफरिन प्रॉपरली काम कर रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर किसी भी बच्चे को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। RRB के 2 बैचेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थ्योरी बैच। नॉर्सेट 8 के लिए भी बैचेस शुरू हो गए हैं विच इज़ योर 80 डेज का फुल बैच जो कि 1999 में है, एंड ओनली CRE एम्स का 30 डेज का 999 का बैच। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।